हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, संघर्ष है जिसका जारी। साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज। यहाँ पे आपका सिलेबस नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए जाते हैं। तो एक बार फिर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में, आपके सेवा में, लेकर के एक बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है मेरे भाई विद्युत। विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है। और आज का जो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, इस वीडियोस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, और कवर ही नहीं करने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट लगातार बेहतरीन अंदाज में कराया जाएगा। कराया ही नहीं जाएगा, तुरंत देख करके आपको वीडियोस याद हो जाएंगे। वीडियो देखोगे तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में छपता चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो केवल वीडियोस को, ध्यान से समझो। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक के बारे में। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग जानेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम कब आया? तो साथियों, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, 1827 ईस्वी में आया। और किसने दिया था? जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और इसके बाद हम लोग विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत परिपथ, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है पहला वाला, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? थोड़ी मोटी मोटी बात आपको जानना है। क्या आपके एग्जाम में विद्युत परिपथ आता है या नहीं आता है? तो मेरे भाई, विद्युत परिपथ जो है ये तो नहीं आता है, बट इसके सिंबल आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में नहीं आता है तो क्या आपको पढ़ना नहीं चाहिए मेरे भाई? आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। रीजन क्या? क्योंकि आप छोटी छोटी जब बातें सीखोगे ना, तो छोटी छोटी बातों को जोड़ करके ही एक बड़ी बात बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं और समझते हैं क्या है। अब अगर ये विद्युत परिपथ है अपने पास, तो आपने देखा होगा जो घर होता है ना भाई, घर में पहले सोचो आप लोग, थोड़ा सा हम आपको याद दिलवा दे रहे हैं। क्या याद दिलवा दे रहे हैं? जैसे घर में क्या होती है? बिजली आती है ना, बिजली आती है। तो बिजली आती है तो मेरे भाई आप लोग सोचो कहां से आती होगी? क्या पावर हाउस से आती है? पावर हाउस से आती है मेरे भाई, बिल्कुल पावर हाउस से आती है। तो अब यहां पर आप दिमाग में सोचो भाई, अगर ये पावर हाउस से आती है तो किसके माध्यम से आती होगी? तार के माध्यम से। किस माध्यम से आपके घर तक पहुंचती होगी? तार के माध्यम से। अगर ये तार के माध्यम से घर तक पहुंची, केवल आप सुनते जाइएगा कथा को, और आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से बैठती चली जाएंगी। अच्छा, तार के माध्यम से जब जाएंगी तो आप ये देखोगे, जब ये क्या है भैया, एक खंभों के माध्यम से लगातार एक खंभा, फिर दूसरा खंभा, फिर तीसरा खंभा, फिर गांव के पहले ट्रांसफार्मर रखा होगा, फिर वहां से एक तार निकला होगा और आपके क्या है, घर दरवाजे तक पहुंचा होगा। अब जैसे ही मान लो ये आपका क्या है, पावर हाउस से कनेक्शन तार के द्वारा आया, और ये तार के द्वारा आया, तो आप सभी भाइयों को ये चीज बिल्कुल पता है कि अगर हमें क्या करना है, कनेक्शन करवाना है घर का, तो कनेक्शन कराना है, तो कनेक्शन कराने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? एक तार लगाना पड़ेगा। अच्छा, तार के माध्यम से क्या होगा मेरे भाई? जैसे ही तार के माध्यम से हम चीजों को ले जाएंगे अपने घर के आसपास, तो अगर हम घर के आसपास ले जाएंगे तो घर में सबसे पहले जब हम कनेक्शन ले रहे होते हैं, तो कनेक्शन लेने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है मेरे भैया? आपने सुना होगा मीटर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? मीटर लगा होता है, जो रीडिंग लेने का काम करता है। फिर कटआउट वगैरह और तमाम तरह के उपकरण लगा के आपको कनेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। और फिर आपने देखा होगा कि घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग तारों के माध्यम से लाइट सप्लाई किया जाता है। यानी जो
आपका ये घर का जो कनेक्शन बनाना, यही विद्युत परिपथ है। यही क्या है? विद्युत परिपथ है। आई होप कि आप लोग विद्युत परिपथ नहीं समझे होंगे या समझ गए होंगे। कुछ भाई तो हमारे विद्युत परिपथ समझ गए होंगे और कुछ भाई हमारे विद्युत परिपथ नहीं समझे होंगे। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे घर में वायरिंग हुई, तो अगर घर में वायरिंग हुई तो मेरे भाई आपने ये देखा होगा कि वायरिंग में कहीं पर आपने क्या किया है, टीवी के लिए कनेक्शन दे दिया है, कहीं बल्ब के लिए, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग उपकरणों के लिए आप लोगों ने सप्लाई दे दिया है। यानी इसका जो पूरा समायोजन होगा ना, जैसे लाइट लग गई, फ्रिज लग गया, पंखा, कूलर, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान का कनेक्शन लेना था, वो उसका जो समायोजन होगा, वो जो मिलकर के बनेगा, वही एक तरीके से आप किसका काम करता है मेरे भाई? विद्युत परिपथ का काम करता है। आई होप कि अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से विद्युत परिपथ समझ में आ गया होगा। क्या है विद्युत परिपथ? अच्छा, जो वायरिंग होती है ना घरों में, जिनमें हम लोग पंखा लगा लेते हैं, टीवी लगा लेते हैं, फ्रिज लगा लेते हैं, कूलर, वो पूरा का पूरा सिस्टम, जो तार वायरिंग वाला पूरा सिस्टम, वह क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है। ये समझना था, एग्जाम में लिखना नहीं है। मैंने कहा जो चीज एग्जाम में लिखनी होगी उसके लिए मैं हूं ना, काहे परेशान हो रहे हो? ये चीज समझने वाली थी तो आपको इस चीज को ऐसे समझना चाहिए था। अब एग्जाम में क्या आएगा, ध्यान से समझो। एग्जाम में आपको आएगा क्या? ये चीज आएगी भाई एग्जाम में। अब क्या है कि कौन से विद्युत परिपथ, जो विद्युत परिपथ होता है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज में ली जाती हैं, ठीक है, क्या क्या लगाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा विद्युत सेल। अच्छा, अब बहुत भाई हमसे ये बोलेंगे कि ये जो विद्युत सेल है ना, क्या घरों में कनेक्शन के लिए यूज होता है क्या मेरे भाई? तो थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। नहीं होता है ना। आपने अक्सर जो सेल सुना होगा ना, सेल, वो टार्च के लिए सुना होगा या रिमोट के लिए आपने ये वर्ड सुना होगा सेल का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बैटरी यूज करते हो इन्वर्टर वाली, वो भी एक तरीके का क्या होता है मेरे भाई? सेल ही होता है। ठीक है, आप घबराइए नहीं, सुन के जाइएगा, पूरा वीडियो समझ के जाइएगा। जो ये विद्युत सेल है, तो सेल हम लोग जनरली सेल का नाम ही लोग बदनाम करके रख दिए हैं। क्या करके रख दिए हैं? अच्छा, जो टार्च में लगती है ना, वही सेल होती है मेरे भाई। हम आपको और बताते हैं, जो इन्वर्टर देखा होगा ना, इन्वर्टर की बैटरी भी एक तरीके से क्या होती है? विद्युत सेल ही होती है। तो विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह आप देख सकते हो मेरे भाई, ये क्या है? विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह है। जैसे आपका क्या होगा, ऐसे आपने बनाया, जो ये बड़ा वाला सिरा होता है ये प्लस के साथ होता है, और ये जो छोटा सिरा होता है माइनस के साथ, इसको आगे की तरफ खींच लिया जाता है। ये वाला सिंबल, ये सिंबल किसको दिखाता है मेरे भाई? ये विद्युत सेल का सिंबल होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्या होंगे, सिंबल को जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहां पर आपका क्या है, कई सारे सिंबल हैं। ये सेल का एक सिंबल, सेल का दूसरा सिंबल, सेल का तीसरा सिंबल, जब इनको जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसे सेलों का क्या बोल देते हैं? संयोजन। जब एक हो तो ये विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह है, और जब कई सारे विद्युत सेल के प्रतीक चिन्हों को जोड़ दिया जाएगा, तो उसे सेलों का क्या बोला जाएगा? संयोजन बोला जाएगा। तो ये क्या है? सेलों का संयोजन का चित्र है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? खुली या प्लग, कुंजी अथवा स्विच। अब स्विच का मतलब क्या? बटन होता है ना, खटका, जान गए होंगे, बटन या खटका, स्विच या कुंजी भी बोल सकते हो। ये साइन होता है मेरे भाई, ऐसे करके ऐसे निकाल दिया जाता है। ये स्विच का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है मेरे भाई? स्विच का सिंबल होता है। अब यहां पर अब एक तरीके का क्या होगा, ये तो ओपन वाला होगा। क्या होगा? ओपन वाला होगा, यानी खुली कुंजी होगी। अगर बंद कुंजी की बात करें या प्लग की बात करें या कुंजी की बात करें, प्लग कुंजी अथवा स्विच की बात करें, और ये कैसी होगी मेरे भाई? ओपन वाली होगी। तो सिंबल आप देख ही पा रहे हैं। अगर यहाँ पे बंद प्लग की बात करेगा तो यहाँ पे डॉट चिन्ह आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? डॉट चिन्ह निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम
तार संधि की बात करें, तार संधि का मतलब मेरे भाई जैसे एक तार गया है ना, ये तार, और यहाँ पे दूसरा तार क्या है, कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट। आपने देखा होगा जब भी हम लोग वायरिंग करते हैं तो एक तार क्या है, सीधा सीधा आता है, और यहीं पर जैसे मान लो दूसरे कमरे में हमें ले जाना, तो यहाँ पे तार को नोच लिया जाता है, ऊपर वाला कवर को हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद ना ऐसे एक तार लगा दिया जाता है। जैसे ही तार कनेक्ट करवा दिया गया ना मेरे भाई, यानी जब क्या है, अब एक धारा आई, यहां से गई, यहां से भाई नीचे की तरफ आई, तो इसका मतलब इसे जंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंक्शन। जब क्या हो, किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक धाराएं आकर के मिलती हों, या उसी पॉइंट से कई सारी धाराएं निकलती हों, तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब जंक्शन से हमें याद आया, आप जब कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कहां पे, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो वहां पे जंक्शन का नाम लिखा होता है। क्या, जैसे रायबरेली जंक्शन का नाम सुना होगा, लखनऊ जंक्शन का नाम सुना होगा। आखिर ये जंक्शन नामक कीड़ा क्या है, तो कीड़ा ये है मेरे भाई, जंक्शन वही बनेगा जहां पर दो या दो से अधिक रेल की पटरियां आकर के मिलती हैं। मतलब वहां पर से, यानी जिस भी रेलवे स्टेशन से दो या दो से अधिक पटरियां, रेल की पटरियां निकलेंगी, वही जंक्शन कहलाता है। ठीक है, जंक्शन किसे बोलोगे, जैसे रेलवे जंक्शन बोलना है आपको, तो रेलवे जंक्शन जहां पे लिखा होता है ना, वहां पे ये समझ लेना कि दो से अधिक रेल की पटरियों, रेल को जाने के लिए पटरियां हैं, ठीक है, तो उसे जंक्शन का नाम दिया जाता है। और यहां पे जंक्शन का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक धाराएं, धाराओं का मतलब क्या, विद्युत धारा से है, इलेक्ट्रिक करंट से है, जिस पॉइंट से निकलेंगी या उस पॉइंट पर आएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, जंक्शन का नाम देंगे। जंक्शन मक्खन होगा हुई। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे क्या है, बिना संध के तार क्रॉसिंग। अगर बिना संध के तार क्रॉसिंग की बात करें तो इसका सिंबल आप देख सकते हो मेरे भाई, ये हुक साइड का आपको दिख रहा होगा, और ये ऐसा सिंबल, ये क्या है, बिना संधि के तार क्रॉसिंग है। तो ये सिंबल आप लोगों को याद करना है। अब यहां पर अगर विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब का आपका सीधा सीधा क्या मिल सकता है, चित्र मिल सकता है, या अगर चित्र नहीं होगा तो ये वाला सिंबल आपको लिखा मिल जाए कहीं पर। ठीक है, उल्टा डब्लू और थोड़ा सा खींच लिया गया है, दिख रहा है कि नहीं, ओमेगा टाइप का उल्टा। ठीक है, ये क्या है मेरे भैया, ये सिंबल मिल जाए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रतिरोधक की, अब ये प्रतिरोधक नामक जो एलर्जी है, टॉपिक है, ये है क्या, तो मेरे भाई आप लोगों ने जब भी देखा होगा सड़क पे, जब सड़क पर कहीं चौराहे पर पहुंचते हो तो आपको पता है कि नाली नुमा एक संरचना बना दी जाती है। जैसे कि अगर वाहन तेजी से आए तो उस चौराहे पे थोड़ा सा स्पीड अपनी क्या हो, कंट्रोल कर लें। या तो आपने देखा होगा जहां पर रेलवे फाटक आ जाते हैं, रेलवे फाटक के थोड़ा पहले नाली नुमा एक संरचना, थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, पोर्शन होता है, और फिर एक उठा हुआ नाली नुमा संरचना आपको थोड़ा थोड़ा सड़क के बीचों बीच में देखने को मिलता है। इसका मतलब जो भी वाहन वहां से गुजर रहा होता है तो वह अपने क्या करता है, स्पीड, वाहन की स्पीड को कम कर ले, इसके लिए वहां पर क्या बनाया जाता है, ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट में जो क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगा, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट का काम करेगा, वही आपका क्या कहलाता है मेरे भाई, प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधक कहलाता है। इसका सिंबल ये होता है जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, इसका सिंबल ये है मेरे भैया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। अगर परिवर्ती प्रतिरोधक की बात करें, परिवर्ती प्रतिरोधक का मतलब उसका प्रतिरोध लगातार बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, मतलब स्थिर ना हो, कांस्टेंट ना हो। और जब कांस्टेंट होता है तो ये सिंबल होता है, जब कांस्टेंट ना हो तो आपका सेम सिंबल होगा, बट यहाँ पे क्या है,
एक तीरनुमा संरचना आपको देखने को मिल जाती है। अगर ये तीरनुमा संरचना हो इसके साथ में, तब ये परिवर्ती प्रतिरोधक या फिर धारा नियंत्रक का काम करती है। और ये इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है मेरे भैया। इसके ऊपर प्रतिरोध के सिंबल के ऊपर या तो आप ये सिंबल या तो फिर ये सिंबल से आप चीजों को दिखा सकते हो। अब यहाँ पे बात करें एमीटर, इसे जनरली हम लोग आमीटर का नाम भी देते हैं। अब आमीटर क्या करता है, तो विद्युत धारा को क्या करता है, मापने का काम करता है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है। अगर आप लोगों ने आमीटर ना देखा होगा तो हम आपको बताते हैं, आप कभी आटा गेहूं लेकर के चक्की पर गए होंगे आटा पिसाने के लिए, तो आपने देखा होगा जहां पे चक्की होती है ना, वहां पे गोल गोल एक उपकरण लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक वाले। तो वहां पर देखोगे जब गोल गोल नुमा संरचना का ये लगा हुआ होगा, वहां पे कुछ गिनती लिखा हुआ होगा और बीच में ए बना होता है, ए, और यहाँ पर एक तीर होती है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, इसका मतलब उस चक्की में जैसे मान लो पावर हाउस द्वारा कनेक्शन लिया गया है, तो उसके द्वारा जो भी लाइट आ रही होगी उसको मेजर करेगा, या फिर पता नहीं क्या लगा रखे हो मेरे भाई, पता नहीं का मतलब हो सकता है अब तो सोलर सिस्टम का जमाना आ गया है, उसमें लगा होता है नहीं लगा होता है, बहुत लोग लगा के भी रखते हैं, बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं, उनका अपना अपना तरीका है। बट फिजिक्स में तो मेरे भाई इसका मतलब कोई भी उपकरण आता है, अगर विद्युत धारा को मेजर करना है तो वहां पर उसके लिए तो आपको आमीटर लगाना ही पड़ेगा। और आमीटर का सिंबल ये होता है, बीच में ए, और इस सिरे एक सिरे में प्लस और एक सिरे पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, माइनस। अब क्या करता है वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर क्या करता है मेरे भाई, विद्युत विभव को मापने का काम करता है या विभवांतर को मापने का काम करता है। और इसका सिंबल बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बट आमीटर में आ सिंबल और वोल्ट मीटर में वी सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई ओम के नियम की, किसकी, ओम के नियम की। अब ओम का नियम क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक जावेद साइमन ओम ने 1827 में दिया था। कब दिया था, 1827 में। पहले तो आप ऐसा करो ना, हेडिंग ही लगा लो, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम किसने दिया, तो किसने दिया मेरे भाई, जॉर्ज साइमन, साइमन ओम, किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ, कौन से वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक थे। ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इन्होंने क्या किया था, इनका प्रयोग है साथियों, इन्होंने क्या प्रयोग किया था उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का नियम तो है नहीं भाई, बुक में जो नियम ये देके चले गए उसी नियम को हमने पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ लिया और आपको पढ़ा दिया, और आपने पढ़ लिया और एग्जाम में लिख करके चले आए, आपको अच्छे नंबर मिल गए। तो यही चलता है भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चीजों को करते रहेंगे। तो ओम का नियम किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। कहाँ के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक। कब दिया, तो 1827 ईस्वी में दिया। याद हो गया होगा, आई होप कि मक्खन हो गया होगा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया इस नियम में, इन्होंने बताया यदि हम, क्या मेरे भाई, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें। अब बहुत लोग यही नहीं समझते होंगे भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है। अब भौतिक अवस्था का मतलब यह है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको भौतिक अवस्था समझा देता हूं। भौतिक अवस्था, क्योंकि मेरे भाई हर एक टर्म को तोड़ करके पढ़ाना ही हमारा काम है, क्योंकि जब तक तुमको इसके बारे में रस ना मिले, समझ ना विकसित हो, तब तक पढ़ाना ही बेकार है। भौतिक अवस्था का मतलब है कि जिस तरीके से वो चीज है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जैसे मान लो यहां कमरे में एक पेन है, अब ये पेन जैसे इसका नेचर है वैसा ही रहा हो, इसके टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या है, ताप,
में कोई कमी ना हो, ना तो इसके ताप में वृद्धि हुई हो, ठीक है, ना तो इसके क्षेत्रफल में कमी ना वृद्धि किया गया हो, मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही रहे नेचर में, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप दाब क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। तो जैसे नेचर में वो उपलब्ध होता है वही चीज क्या कहलाती है, भौतिक अवस्था कहलाती है। यानी स्वतंत्र रूप में जो वातावरण में हमें जो चीज मिल जाता है, ठीक है, बिना केमिकल रिएक्शन के, वो क्या कहलाता है, भौतिक अवस्था कहलाता है। जैसे ये पेन पड़ा हुआ हमें मिल गया भौतिक अवस्था में, जैसा है इसका नेचर वैसा, तो इसकी अवस्था क्या कहलाएगी, भौतिक अवस्था कहलाएगी। एक रासायनिक अवस्था वो अलग वाली चीज होता है, जैसे आपको बहुत लोगों ने एग्जाम्पल दिया होगा दूध से दही बन जाना, तो दूध से जब दही बनता है ना तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जाता है। और कभी कभी आपने ये सोचा होगा ये तो परिवर्तन की बात हो रही, बट वो वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे दूसरी बात कर रहा हूं मेरे भाई। भौतिक अवस्था का मतलब आप इससे कंपेयर करके मत लगाइएगा, ठीक है। बहुत लोग ये कहते हैं जैसे मान लो लकड़ी है अपने पास, मैंने लकड़ी से क्या बना लिया, दरवाजा बना लिया, और दरवाजा को फिर तोड़ दिया तो फिर वो लकड़ी बन गया, पटरा बन गया, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जब पूरा संगठन बदल जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन में, जैसे दूध से दही बन गया, वो अलग चीज है। भौतिक अवस्था का मतलब स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में आपको मिल जाए, ठीक है, उसी का मतलब होता है भौतिक अवस्था। मतलब ना तो इसके क्षेत्रफल में हम वृद्धि करें, ना तो ताप में, ना दाप में, ना चाल में, जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है, तो वो होता है भौतिक अवस्था। तो इन्होंने ये बताया जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब चाल क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, जब कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो विभवांतर होगा, क्या होगा, विभवांतर, वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, लिख के बता देते हैं आप लोगों को। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए या ना हो, तो चालक सिरों के बीच लगा विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे V अनुक्रमानुपाती किसका, I का, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, V अनुक्रमानुपाती का साइन I हो जाएगा। अब होगा क्या मेरे भैया, V यहां पर बराबर का साइन आएगा और R आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, I इंटू I। अब यहां पे होगा क्या मेरे भाई, I को इधर भेज दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो V अपान I बराबर R, और ये क्या हो जाएगा मेरे भैया, नियतांक, क्या हो जाएगा, नियतांक, ठीक है। तो ये जो चीज निकल के आई, ये किसको दिखाता है, ओम के नियम को दिखाता है। यानी यहां पे V बराबर क्या है, RI, जहां पे R क्या है, एक स्थिरांक है, क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे हम लोग प्रतिरोध का नाम देते हैं। क्या, किसका नाम देते हैं, प्रतिरोध का नाम देते हैं। तो V अपान I बराबर
आर नियतांक। अब यहाँ पर ये जो रूल निकल के आया, जो नियम निकल के आया, इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यही ओम का नियम है। अब ओम के नियम को दो भागों में पढ़ करके हम लोग बांटते हैं। एक चालक, जो चालक होते हैं ना, चालक को ओम के नियम के आधार पर दो आधारों पर बांट के पढ़ा जाता है। एक ओमीय चालक होता है और एक क्या होता है, अनओमीय चालक होता है। अगर हम ओम के नियम पर चालकों को बांटें, चालक, तो चालकों को ओम के नियम से पढ़ें। किसके नियम से? ओम के नियम के अनुसार। तो यहां पर ओम के नियम के अनुसार अगर पढ़ें तो चालकों को दो श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक ओमिक कंडक्टर होते हैं, एक अनओमिक कंडक्टर होते हैं। जिसे हम लोग ओमीय चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमीय चालक। ठीक है भैया, ओमीय चालक। और एक क्या होता है? अनओमीय चालक। अनओमीय चालक। अब आप नाम से ही पता लगा सकते हो, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम का मतलब क्या है? V अपान आई बराबर आर, और ये नियतांक, इस नियम का पालन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? ओमीय चालक बोलेंगे। अनओमीय चालक क्या होंगे? जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, वो क्या हो जाते हैं? अनओमीय चालक हो जाते हैं। ठीक है। सभी जो धात्विक चालक होते हैं, जैसे कभी कभी आ जाता है कि ऐसे कौन से चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, तो सभी धात्विक चालक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। नोट में आप लोगों को ये लिखना है, सभी धात्विक चालक ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। अब यहाँ पे हमें वी आई ग्राफ पढ़ना होता है। कौन सा ग्राफ मेरे भाई? वी आई ग्राफ पढ़ना होता है। तो हेडिंग है मेरे भैया क्या? वी आई ग्राफ। क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, पहचान लेंगे। वी आई ग्राफ। अब ये वी आई ग्राफ क्या है, ये कैसे बना, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। V का मतलब होता है मेरे भाई विभवांतर, I का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। अगर हम वी आई ग्राफ बनाने चले तो यहां पर कुछ हम ऐसा बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और प्लस वाला आपको देखना है। ये ऊपर की तरफ ये वोल्टेज को दिखाएगा, यानी विभव को दिखा रहा होगा, और इधर जो होगा मेरे भाई ये इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा होगा। ठीक है। जैसे मान लो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्णांक संख्याएं, जब भी पढ़ा होगा तो पूर्णांक संख्याओं में आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि प्लस में भी होती हैं चीजें, माइनस में भी होती हैं। जैसे यहां पर अगर दिखाना चाहूं तो ये अपने पास 0 होता है, इधर माइनस, इधर +1, +2, +3, ऐसे करके चीजें चलती जाती है। इधर क्या आता है? माइनस में -1, -2, ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। ये सारी चीजें मैथ में आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। जैसे धारा का मान 1 है, तो वोल्टेज का मान भी हमने 1 मान लिया। ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे धारा का मान अगर 2 एम्पियर है तो वोल्टेज का मान भी 2 एम्पियर है। यहाँ पर अगर हम देखें धारा का मान 3 एम्पियर है तो यहाँ पे कितना है, कितने वोल्ट है? सॉरी, ये वोल्ट में आएंगे भैया। अगर मैंने एम्पियर बोल दिया हो तो आप लोग ये समझिएगा, ये जो भी वैल्यू आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वोल्ट में होंगे, और इधर वाले जो होंगे वो एम्पियर में होंगे। यानी एक्स एक्सिस की तरफ जो भी मान होगा वो करंट का मान होगा, और ऊपर वाई धनात्मक की तरफ आपको किसका मान देखने को मिलेगा मेरे भाई? विभवांतर का मान देखने को मिलेगा। 3 पर, यहाँ पे 3 पर, यहाँ पर 4 ले लिया तो ये भी 4 पे हो गया। तो ऐसे जब हम लोग एक क्या है ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, क्या बनाना स्टार्ट करें? ग्राफ। तो मेरे भाई जब ग्राफ बनाया गया ना, इस चीज को मिला करके यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया, और इस ग्राफ को मैंने मिला दिया ना,
तो ये ग्राफ हमें किस फॉर्म में मिला? स्ट्रेट फॉर्म में। स्ट्रेट फॉर्म का मतलब क्या है? सरल रेखीय मिला। कैसा मिला? सरल रेखीय। तो सरल रेखा में प्राप्त हुआ, में प्राप्त होता है। इस बात को भी आप लोगों को लिखना है। यानी अगर आपसे पूछा जाए ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। और ये ग्राफ किन किन के बीच में खींचा जाता है? तो वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। ये हमेशा जो इस ग्राफ का नाम निकल के आएगा VI ग्राफ होगा, और ये हमेशा सरल रेखा में प्राप्त होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होगा। अब हम लोग विद्युत प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध, ये भी आप लोग समझ लो। विद्युत प्रतिरोध, इसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना था, जिस प्रकार सड़क पर क्या होता है कि वाहनों की गति को अगर रोकना हो किसी चौराहे पर, तो हम नाली नुमा एक संरचना बना देते हैं, जो क्या करता है, तेजी आने वाले वाहनों को रोकने का काम करता है। तो अब जहां पे प्रतिरोध क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जितनी भी आ रही होगी ना, तो उसके मार्ग में जो अवरोध, जो रुकावट उत्पन्न होगा, वही रुकावट या अवरोध आपका क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। तो आप प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखेंगे मेरे भैया? प्रतिरोध की परिभाषा ये लिखेंगे, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। ठीक है, ये चीज जानिए। यानी ये क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसे मेरे भैया R से क्या करते हैं? R से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है भाई। मात्रक, अगर मात्रक की बात करें ना भैया, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आप देखो कभी कभी जानते हो, इसका मेरे भाई फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो R बराबर क्या होता है? V/I। बहुत लोग इसे कहेंगे ये तो ओम का ही नियम है। तो मेरे भैया एक चीज मुझे बताना है आपको, जब तक यहाँ पे नियतांक आपको वर्ड ना मिल जाए ना, तब तक आपका ओम का नियम नहीं मान के चलना है। जब नियतांक हटा हुआ मिल जाए तो समझ जाना ये प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट है, प्रतिरोध का फार्मूला यहां से निकल के आएगा। और जब नियतांक लगा होगा तब वो ओम का नियम होगा। ठीक है, अगर इन पदों में हम प्रतिरोध का मान देखें तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हमें परिभाषा बनानी हो तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बैंक, अलग अलग बुक, अलग अलग टीचर, लैंग्वेज अलग अलग, कुल मिला के आपको सार लेना है, सार समझ विकसित करना है, और अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेना है कि कॉन्सेप्ट सीख के कैसे लिखना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। कैसे सीखना है? ये क्या है? विभव है। ये क्या है? धारा है। बट जब बटा अपान का साइन हो ना, उसे अनुपात पढ़ते हैं। तो चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक की बात कर ले तो V का मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट, और नीचे क्या है मेरे भाई? धारा। तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। यानी वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक? तो मेरे भाई